गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इससे पहले का जो चैप्टर था एलिमेंट टू में वी कवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये दो चीज हमने कवर किया था। नाउ दिस इज एलिमेंट थ्री में तीन सेक्शंस है, एलिमेंट 3.1, 3.2 and 3.3. So in today's class we are going to cover element 3.1 and element 3.2. वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? ऑलराइट, सो एलिमेंट 3.1 एंड 3.2 जो है इसमें तीन टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जो है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। ये तीन टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है। इसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेनिंग नीड्स को भी कवर किया गया है। तो एलिमेंट 3.1, 3.2 ये कंप्लीट सेक्शन जो है वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो कल्चर है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अ वेरी डिटेल्ड वीडियो स्पेशली ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। बहुत डिटेल्ड वीडियो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। स्टिल हम लोग इस क्लास में उसको समराइज करेंगे। ओके, उस वीडियो के लिंक को मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग भी उसको वहां से रेफर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो 3.1 है। नाउ व्हाट इज अ कल्चर? कल्चर क्या होता है इन हेल्थ एंड सेफ्टी टर्म्स? ऐसे जनरल टर्म में तो संस्कृति होता है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर टुडे। What we are talking is what does culture mean in health and safety? Health and safety में कल्चर का मतलब क्या होता है? साइट पे क्या होता है? Right? What is the collective thought? कलेक्टिव माइंडसेट क्या है वर्कर्स का हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर? What is their behavior? उनका बिहेवियर क्या है? ओके, व्हाट इज देयर रिएक्शन टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी? हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर वो रिएक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू दे बिहेव? वो बिहेव कैसे करते हैं? बिहेवियर, रिएक्शन, इंटरप्रिटेशन, है ना, एटीट्यूड, ये सारा एक मिक्स्ड जो बिलीफ होता है दैट इज रेफर्ड टू एज हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। उसको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहा जाता है। इसको दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं, पॉजिटिव कल्चर एंड नेगेटिव कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो होता है ना, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। अगर आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस भी पॉजिटिव होने वाला है। इफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इज नेगेटिव, योर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। वो भी आपका क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। सो हम लोग पहले बात करेंगे फैक्टर्स। लाइक अगर किसी भी वर्क प्लेस का जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता है वो नेगेटिव होता है तो क्यों होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स that determine or that are responsible for influencing health and safety in a negative manner? क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं? बुक में आप लोग देखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है, पहला जो रीजन दे रहा है वो है poor commitment of management। अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, बहुत बार क्या होता है ना कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन की तरफ उनका ध्यान ज्यादा हो जाता है ना, लाइक काम होना चाहिए, है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम लोग, बट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ इस तरह के भी माइंडसेट देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह का माइंडसेट है तो वो क्या करता है? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है ना। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसा कि अक्सर क्लास में मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक एक्सकावेशन है, एक्सकावेशन को बैरिकेड करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। बैरिकेशन के लिए आपको हार्ड बैरियर्स चाहिए जो आपको परचेज करना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा लगेगा। रिसोर्स क्या है? मनी दैट यू आर पुटिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। और क्या है? टाइम, आपका टाइम लगेगा बैरिकेशन कराने में, एफर्ट, मैन पावर लगेगा। इनको रिसोर्स कहा जाता है, दे आर नोन एज रिसोर्स, इनको रिसोर्स कहते हैं। नॉट एडिक्वेट रिसोर्सेज, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिसोर्स ही अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इंप्रूव कर पाइएगा? तो अगर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है तो वो भी क्या करता है? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, पॉर कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्या है? ये फैक्टर है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को नेगेटिवली क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ना। रॉन्ग मोटिवेशन, रॉन्ग मोटिवेशन का मतलब क्या? वर्कर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो ज्यादा तेजी के साथ काम कर सके। सो व्हेन द वर्कर्स ट्राई टू डू एनी वर्क ऑन अ वेरी रैपिड पेस, वहां पे वो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो रॉन्ग मोटिवेशन भी क्या एक तरह का फैक्टर होता है जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है ना। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करते, लैक ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग की अगर कमी है वो भी आपको क्या करेगा? नेगेटिवली हेल्थ एंड सेफ्टी को ये करेगा, है ना। इनएडिक्वेट कंसल्टेशन, अगर कंसल्टेशन वर्कर के साथ सही नहीं है मैनेजमेंट का और वर्कर्स का, वो भी एक फैक्टर होता है ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये भी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, है ना। ये सारे क्या होते हैं? दीज आर द फैक्टर्स विच इंडिकेट कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना। इम्प्रॉपर वर्क प्लान, आपका वर्क प्लान सही नहीं है
है ना, इनएडिक्वेट रिस्क असेसमेंट, आपका इनएडिक्वेट रिस्क असेसमेंट जो है, तो ये वो फैक्टर होते हैं जो पैदा करते हैं किसको, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को। देखिएगा दो चीज यहां पर आता है, एक आता है फैक्टर और एक आता है इंडिकेटर। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं इसको दोनों को मिक्स कर देते हैं। फैक्टर का मतलब वो चीज है जो कल्चर को डेवलप करेगा, नेगेटिव कल्चर को डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर तो उसकी वजह से नेगेटिव कल्चर पैदा होगा। इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द साइंस थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई इफ द कल्चर ऑफ अ कंपनी, इफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ अ कंपनी इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इंडिकेटर वो साइंस होते हैं जो साइन की हेल्प से आप ये पहचान पाते हैं कि इस कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम लोग इंडिकेटर की बात करते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अब इस इंडिकेटर से दो चीज मिल जाएगा हमको। हाँ, अगर हम लोग नेगेटिव इंडिकेटर की बात कर रहे हैं ना, इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव इंडिकेटर, तो इससे हमको 3 आंसर मिल जाएगा। विल गेट 3 आंसर्स। हाँ, आ जाओ। पहला, जो आपका नेगेटिव इंडिकेटर है आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर हो जाएगा वो, और वही आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंप्रूव करने का भी काम करेगा। इसको एग्जांपल से समझिए आप लोग, है ना। नेगेटिव इंडिकेटर क्या होता है? हाई एक्सीडेंट रेट्स। अगर आपके साइट पे एक्सीडेंट रेट क्या है, हाई है, दैट शोज यू हैव अ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अब इसको रिवर्स कीजिए थोड़ा सा, हाई एक्सीडेंट रेट को अगर आप लो एक्सीडेंट रेट कर देते हैं तो वो किसका हो जाएगा इंडिकेटर? पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का हो जाएगा। और इसी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हाई एक्सीडेंट रेट को इंप्रूव करने के लिए आपको एक्सीडेंट रेट को क्या करना होगा? यू जस्ट नीड टू रिड्यूस दैट। तो ये 3 फ्रंट्स पे आपका काम करेगा। तो हाई एक्सीडेंट रेट इज एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हाई एब्सेंटीज्म, वर्कर आपके साइट पे बहुत ज्यादा एब्सेंट कर रहे हैं, मतलब एब्सेंटीज्म का मतलब होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में एक चीज पढ़ाई जाती है दैट व्हेन वर्कर्स फील अनसेफ एट द वर्क प्लेस, वर्कर जब वर्क प्लेस पे अनसेफ फील करते हैं तो दे डोंट वांट टू वर्क एंड विच रिजल्ट्स इनटू हाई एब्सेंटीज्म, जिसकी वजह से वो ज्यादा एब्सेंट करते हैं, जो एक तरह से क्या होता है, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। सिकनेस रेट, हाई सिकनेस रेट, अगर वर्कर्स का सिकनेस रेट जो है वो भी क्या होता है? हाई होता है। सिकनेस रेट में हम सर्दी खांसी जुकाम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इफेक्ट। हम लोग किस सिकनेस रेट की बात कर रहे हैं? वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो हाई है, वो भी किसका इंडिकेटर है? नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी का। इसी को आप बस रिवर्स करते जाइए, वो आपको इंप्रूवमेंट का काम करेगा और पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का काम करेगा। हाई वर्कर्स कंप्लेन, वर्कर की कंप्लेन्स बहुत ज्यादा है वर्क कंडीशन को लेकर, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, है ना। इसके बाद आप और इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो और इंडिकेटर्स क्या हो जाएंगे आपको? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेगेटिव रिव्यूज फ्रॉम हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के बाद नेगेटिव रिव्यूज दिया जा रहा है टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड सेफ्टी, तो वो भी क्या है? विच इज एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, है ना। ये भी आपको नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर होता है ना। अनविलिंगनेस टू रिपोर्ट एक्सीडेंट और इंसिडेंट, अगर वर्कर आपके विलिंग नहीं है एक्सीडेंट इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अनकंट्रोल्ड हैजर्ड्स एंड रिस्क प्रेजेंट एट द वर्क साइट, वर्क साइट पे अगर आपके हैजर्ड्स अनकंट्रोल्ड है, उनको कंट्रोल नहीं किया गया है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। वो भी क्या है? नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का आपका इंडिकेटर हुआ करता है। इसी को रिवर्स करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इंडिकेटर हो जाएगा पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन नेक्स्ट जो हमारा कवर किया गया, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें आपके वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एंड यू आर डूइंग दैट फॉर वर्कर्स। तो आप वर्कर्स को वो चीज अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है जो कुछ भी आप कर रहे हैं। आपने रिस्क असेसमेंट किया और आपने वर्कर्स को कम्युनिकेट नहीं किया, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है, आपके रिस्क असेसमेंट का पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किया आपने और उस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स जो है वो आपने वर्कर्स के साथ शेयर नहीं की, कम्युनिकेट नहीं किया, उसका कंप्लीट फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। आपने ट्रेनिंग सेशन बनाया है कि हाँ हमको वर्कर्स को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बस प्लान कर लिया आपने, वर्कर्स को कम्युनिकेट नहीं किया, बताया नहीं, क्या फायदा होगा उसका? कम्युनिकेशन सही तरह से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम लोग वर्क प्लेस पे देखते हैं, निबोश में जो डिस्कस किया गया है, कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड, देयर आर 3 डिफरेंट मीन्स
और मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 3 मीडियम्स हो सकते हैं। पहला वर्बल, रिटन एंड ग्राफिक। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं, द लैंग्वेज दैट वी यूज, वो आपका हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसका अपना अपना फायदा होता है, अपना अपना नुकसान होता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें हम, इसका फायदा क्या क्या? इट इज डायरेक्ट। ये क्या होता है? डायरेक्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व लिसनर्स रिएक्शन। आप लिसनर के रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं कि सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीच को, अपनी डायलॉग डिलीवरी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कैन मेक चेंजेस ताकि वो ज्यादा फ्रूटफुल हो सके, है ना। इट इज मोर एंगेजिंग। ये क्या होता है? ज्यादा एंगेजिंग होता है। ये एंगेज करता है स्पीकर एंड लिसनर्स को। वर्कर्स को आप ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्बल ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? आप उनके रिएक्शंस को देखकर आप इसको ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं, है ना। इट्स फास्ट। ये क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन फास्ट होता है। अगर आप इसको रिटन के से कंपेयर करेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन में टेक्स टाइम। आप चीजों को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस होते हैं किस चीज के? वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? द डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। समटाइम्स यू वर्क इन अ कंपनी वेयर वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर। कभी कभी आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे डिफरेंट नेशनैलिटी के वर्कर्स होते हैं। आप गल्फ वगैरह चले जाइए, मिडिल ईस्ट वगैरह, तो वहां पे आप जाइएगा तो क्या पता चलेगा? एक ही कंपनी में नाइजीरिया के भी वर्कर्स हैं, गाना के भी वर्कर्स हैं, फिलीपींस के भी वर्कर्स हैं, चाइनीज भी हैं, आपको इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशीज भी हैं, आपको श्रीलंकन्स भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, है ना। डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो वहां पे मान लीजिए इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो 50% को समझ में आएगा, 50% को समझ में नहीं आएगा। इफ यू आर टॉकिंग इन हिंदी, अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हो सकता है जो एशियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान और सम कुछ हद तक श्रीलंकन इंडियंस, ये लोग हिंदी समझ जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट फिलिपिनोज, जो फिलीपींस से हैं, और द वर्कर्स फ्रॉम इजिप्ट और द वर्कर्स फ्रॉम गाना, फ्रॉम नाइजीरिया, उनको तो समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज एक बैरियर का काम करता है। सेकंड, जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स। इफ यू आर यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स इन वर्बल कम्युनिकेशन तो कभी कभी वो समझ में नहीं आता है। लाइक टेक्निकल वर्ड की बात करें हम लोग तो हेल्थ एंड सेफ्टी में, मान लिया आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप पीएफएस का यूज कर रहे हैं कि आप अगर वॉक इट हाइट कर रहे हैं तो आपको पीएफएस का यूज करना है ना। पीएफएस, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, अ jargon which is used by health and safety professionals which the workers might not be able to understand, जो वर्कर्स समझ नहीं पाएंगे। तो जार्गन जो होता है वो भी क्या होता है? एक रोल प्ले करता है, बैरियर का काम करता है ना। तीसरा जो होता है अनविलिंगनेस। अगर वर्कर्स आपके अनविलिंग है उस टाइम में, उस मोमेंट में जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस टाइम में उनका ध्यान कहीं और बटा हुआ है। दे हैव सम फैमिली इमरजेंसी एट होम और दे हैव सम काइंड ऑफ दे आर सिक और अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट। वहां पे आपका कम्युनिकेशन क्या होता है? अधूरा रह जाता है। ओके। दूसरा हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट, इट कैन बी केप्ट एज रिटन रिकॉर्ड। इसको आप रिटन रिकॉर्ड की तरह मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। याद रखने में या फिर समझने में ये थोड़ा क्या होता है? आसान होता है ना। ये आपका रिटन कम्युनिकेशन का फायदा होता है। इसका आपको लिमिटेशन क्या क्या होता है? द लिमिटेशन इज द वर्कर्स हु आर नॉट एजुकेटेड और लिटरेट। जो वर्कर पढ़े लिखे नहीं है उनको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। दूसरा नुकसान क्या होता है आपको रिटन कम्युनिकेशन का? दूसरा होता है कि लैंग्वेज, वहां पर भी एक बैरियर होता है। लाइक जो चीजें आप रिटन फॉर्मेट पे लेके आ रहे हैं प्रोबेबली वो इंग्लिश में होगा एंड द वर्कर्स हु आर नॉट एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, ऑब्वियसली वो उसको आंसर मतलब समझ नहीं पाएंगे, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कहने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। सो दीज आर द बैरियर्स एसोसिएटेड विद रिटन कम्युनिकेशन। तीसरा होता है ग्राफिक। ग्राफिक जहां पर विजुअल एड्स की सहायता आप लेते हैं, पिक्चर्स एंड सिंबल्स, पिक्टोग्राफ वगैरह का यूज जहां पे आप करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इट्स इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग होता है, रोचक लगता है देखने में। अगर आप पिक्चर को कंपेयर करेंगे रिटन वर्ड से तो जाहिर सी बात है पिक्चर ज्यादा क्या लगेगा आपका? इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। ये कैची होता है, इट्स काइंड ऑफ कैची, ये आपका कैची होता है। लिमिटेशन इसका क्या होता है? लिमिटेशन ये होता है कि इट इज लिमिटेड। आप इसमें सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, इट्स समर सीजन। समर सीजन में वर्कर्स को बार बार आपको ट्रेनिंग देनी होती है हीट स्ट्रेस की, कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर वो काम कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हीट स्ट्रेस से बचने के लिए उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसको आप पोस्टर की हेल्प से डिस्प्ले करना चाहते हैं साइट पे, जगह जगह पे। तो कैसे डिस्प्ले कीजिएगा? सिर्फ सिंबल की मदद से। डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो आप जो ग्राफिक कम्युनिकेशन है इसका इस्तेमाल सिर्फ किस में कर सकते हैं, सिंपल मैसेजेस को कन्वे करने में कर सकते हैं। एंड द सिंबल्स दैट यू आर यूजिंग, जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं हो सकता है वो सिंबल वर्कर्स के लिए अनफेमिलियर हो, या जिनको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके लिए अनफेमिलियर हो, तो वहां पर भी एक बैरियर का काम करता है। मतलब कम्युनिकेशन में हमको क्या समझाया जाता है, इन कम्युनिकेशन वी आर टोल्ड कि आपको मल्टीपल जो मीडियाज है, मल्टीपल मीडियम्स का यूज करना होता है टू कम्युनिकेट द सेम थिंग, एक ही चीज को कम्युनिकेट करने के लिए। आपका पर्पस क्या होता है, योर पर्पस इज टू गिव इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स, वर्कर्स को आपको क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन। तो कभी कभी एक ही चीज को, फॉर एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट, लेट्स टॉक अबाउट रिस्क असेसमेंट। जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, मेन हैजर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए प्रिकॉशन सजेस्ट करते हैं आप, तो आप इसको ईमेल के थ्रू सुपरवाइजर्स फोरमैन को भी भेजते हैं आप। समटाइम्स इट इज ऑल्सो पब्लिश्ड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड देन इट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन टूल बॉक्स टॉक्स और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। उसके बाद इसको जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग में या टूल बॉक्स टॉक में भी क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। यहां पे देखिए दो मीडियम का यूज किया जा रहा है, वर्बल एंड रिटन, मल्टीपल वेज का यूज किया जा रहा है फॉर कम्युनिकेटिंग सेम थिंग। किस लिए, ताकि सबको समझ में आ सके, सब तक जानकारी जा सके। इस चीज को आपको फॉलो करना होता है। ग्राफिक कम्युनिकेशन, आप कौन कौन सा मीडिया यूज कर सकते हैं, द मीडिया दैट यू कैन यूज अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए। ऑब्वियसली आप नोटिस बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन पब्लिश ऑन नोटिस बोर्ड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पब्लिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे पब्लिश कर सकते हैं। पोस्टर्स, देयर आर मेनी पोस्टर्स, जनरली पीपीईस के पोस्टर्स, हैजर्ड के पोस्टर्स, साइन बोर्ड्स वगैरह पोस्टर की हेल्प से आप डिस्प्ले किया करते हैं। ओके, ईमेल्स, डिटेल्ड कम्युनिकेशन करना होता है, फाइंडिंग्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग आपको शेयर करना है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको शेयर, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट आपको शेयर करना है, जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है, देयर यू कैन यूज ईमेल्स। वहां पे क्या कर सकते हैं आप, ईमेल्स का यूज कर सकते हैं। मेमोस, यू कैन ऑल्सो रेफर टू मेमोस, आप क्या कर सकते हैं, मेमो को भी रेफर कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग। ओके, वर्कर हैंडबुक, किसी किसी कंपनी में आप जाइएगा ना, इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर्स को एक छोटा सा क्या दिया जाता है, हैंडबुक दिया जाता है। वर्कर्स आर गिवन हैंडबुक, इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या पीपीईज उनको साइट पर पहनना है, which are mandatory PPEs, which PPEs are required for jobs, कौन कौन सा PPE जॉब स्पेसिफिक है, कि कौन कौन सा ऐसा काम है जहां पे परमिट टू वर्क की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिस अरामको के प्रोजेक्ट्स पे, अगर कोई आपके जानने का बंदा होगा, आप उसको पूछिएगा, बताएगा सऊदी अरामको के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर वर्कर्स को हैंडबुक दिया जाता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या करने के लिए, इफेक्टिवली चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, नाउ वीडियोस एंड टीवीटी, कभी कभी क्या होता है ना, वर्कर्स को जब आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, तो उस ट्रेनिंग को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए आप वीडियोस को भी प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्कर्स को वॉक एट हाइट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यू आर गिविंग देम ट्रेनिंग ऑफ वॉक एट हाइट, जहां पे वर्कर्स को बता रहे हैं कि ठीक है आप ऊंचाई पे काम करते हो तो आपको ये प्रिकॉशंस लेना है, नहीं तो आप वहां से गिरोगे तो आप मर जाओगे, या आपको सीरियस इंजुरीज हो सकती है। तो ये बात कहना कि सीरियस इंजुरी हो सकती है और एक लाइव एक्सीडेंट दिखा देना वीडियो प्ले करके कि देखिए ऐसे किसी भी वर्कर का जो कभी एक्सीडेंट हुआ हो, आप दिखा रहे हो, वो गिरेगा नीचे, सर्वर फट जाएगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा वर्कर्स के ऊपर, बहुत ज्यादा पड़ेगा। सो ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग इमेजेस का एंड वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं टू मेक इट मोर मीनिंगफुल और टू मेक इट मोर इंपैक्टफुल, ताकि हम इसको और ज्यादा क्या कर सके, इंपैक्टफुल बना सके। तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज कंसल्टेशन। नाउ कम्युनिकेशन आमतौर से वन वे होता है, आप वर्कर्स को बता रहे हैं खाली, यू आर जस्ट पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स। कंसल्टेशन इज अ टू वे डायलॉग, कंसल्टेशन टू वे डायलॉग होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अब देखिए कंसल्टेशन का दो तरीका होता है, देयर आर टू वेज, डायरेक्ट कंसल्टेशन और कंसल्टेशन थ्रू वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। एक तो होता है कि आप डायरेक्ट कंसल्टेशन करते हैं और एक डायरेक्ट नहीं करते, आप वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से करते हैं। ये कब होता है, इफ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी, अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे द नंबर ऑफ वर्कर्स इज लेस, यहाँ पे वर्कर्स की संख्या कम है, वहां पे आप एक एक करके वर्कर्स से बात कर सकते हैं। आप मतलब अपर मैनेजमेंट कैन टॉक टू वर्कर्स, कैन लिसन टू देयर कंसर्न्स, देयर कंप्लेंट्स एंड एक्ट अपॉन देम, उनकी बात सुन सकता है, उस पर काम कर सकता है। लेकिन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनी जहाँ पे 500, 1000, 1200, 1500, 2000, 5000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन कंपनीज में एक एक करके वर्कर्स को बुलाइएगा कंसल्टेशन के लिए, सारी जिंदगी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन ही करना पड़ेगा। सो इन दैट केस सिनेरियो
वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड, वहां पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है। आमतौर से प्राइवेट कंपनीज में कौन होते हैं, ये सुपरवाइजर्स इंजीनियर्स हुआ करते हैं, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव। वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स अपने कंसर्न्स उनके साथ शेयर करते हैं और वो उसको लेकर कहां आते हैं, अपर मैनेजमेंट के पास लेके आते हैं, जहां पे वो प्रॉब्लम सुनी जाती है एंड जॉइंट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट माइट बी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, टू द इश्यूज दैट वर्कर्स आर फेसिंग एट द वर्क साइट। क्या क्या हो सकता है, अगर आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, तो किस किस सिचुएशन में कंसल्टेशन आपको करना चाहिए। तो पहला यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। कोई भी साइट पर ऐसा बदलाव कर रहे हैं आप, या कोई भी ऐसा सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, चाहे अब सिस्टम मतलब परमिट टू वर्क आपने डेवलप किया कि इस काम के लिए परमिट टू वर्क की जरूरत है, तो आप कुछ भी चेंज अगर लेकर आ रहे हैं, चेंज इन द वे वर्कर्स वर्क, बदलाव वर्कर्स के काम करने में जो बदलाव हो सकता है, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है, तो उस चेंज को लाने से पहले यू नीड टू टॉक टू वर्कर्स। आपको क्या करना चाहिए, वर्कर्स के साथ। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए, कंसल्टेशन विद वर्कर्स इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है हमारा, लीगल रिक्वायरमेंट होता है एम्प्लॉयर का। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, बिफोर दैट यू कैन हैव अ कंसल्टेशन सेशन विद वर्कर्स। उससे पहले आप वर्कर्स के साथ क्या करेंगे, कंसल्टेशन सेशन रखेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान्स। इफ यू आर मेकिंग ट्रेनिंग प्लान्स फॉर वर्कर्स, अगर आप वर्कर्स के साथ ट्रेनिंग प्लान रख रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन कर लेना होता है, उनकी नीड्स को समझ लेना होता है कि हाँ, ट्रेनिंग प्लान में वर्कर्स क्या पहले से जानते हैं, किस चीज की नॉलेज उनके पास नहीं है। इस बात को जानते हुए जो आप ट्रेनिंग सेशन बनाइएगा, ट्रेनिंग पैकेज बनाइएगा, दैट इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। वो ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। जो बात वर्कर पहले से ही जानता है, अगर आप उसको दोबारा वही रिपीट करेंगे तो क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे आपके पास सेफ्टी की नॉलेज है, अब आपको वही बात दोबारा पढ़ाना शुरू कर दें, विल यू टेक इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। द सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन वर्कर्स आल्सो। वो कर सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसे भी समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्क इक्विपमेंट्स और वर्क मशीनरीज। कोई भी नया वर्क इक्विपमेंट या वर्क मशीनरी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी पे किसी भी तरह का असर पड़ सकता है, सो इन दैट केस यू नीड टू हैव अ कंसल्टेशन सेशन विद वर्कर्स। आपको क्या करना चाहिए, वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन सेशन। याद रखिएगा, ये सारी चीजें समझना और बाद में इसको खुद बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में इसी को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चन। अभी ओबीई चल रहा, ओपन बुक एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन आप तभी लिख पाइएगा जब किसी भी टॉपिक पे आपको नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी पकड़ होगी। नहीं तो बुक में ढूंढते रह जाइएगा, आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज। आपको ये समझना पड़ता है टॉपिक क्या है एंड हाउ इज इट डिस्कस्ड, प्रैक्टिस्ड एट द वर्क साइट। इसको वर्क साइट पे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, which is very important। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कवर किया गया, दैट इज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग सेशन ऑफ वर्कर्स। ट्रेनिंग देने का क्या फायदा होता है, ट्रेनिंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ट्रेनिंग क्या इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। एक फॉर्मल प्रोसेस होता है क्या करने के लिए, नॉलेज अक्वायर। वर्कर्स को ट्रेनिंग क्यों देते हैं आप, टू मेक देम मोर नॉलेजेबल, ताकि आप उनको ज्यादा जानकार बना सकें, टू मेक देम कॉम्पिटेंट, आप उनको क्या कर सके, कॉम्पिटेंट बना सकें। ट्रेनिंग का वर्कर्स को क्या फायदा होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला तो यूं समझ लीजिए कि अलग अलग तरह का ट्रेनिंग होता है ना। एक तो आपको ब्रीफिंग कहा जाता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज टूल बॉक्स टॉक, इसको टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। उसके बाद आपका आता है जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो वर्कर्स के जॉब के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है। एक होता है ट्रेनिंग व्हेन न्यू थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड, जब नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू वर्क इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, तो वहां पर भी ट्रेनिंग आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ट्रेनिंग, और एक होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है, ट्रेनिंग से फायदा ये होगा कि वर्कर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड रिस्क्स। ट्रेनिंग आप दीजिएगा तो वर्कर्स क्या कर पाएंगे, रिस्क्स और हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उनके काम से एसोसिएटेड जो रिस्क्स हैं, जो हैजर्ड्स हैं, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। और जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद क्या कर पाएंगे, चुनो करेक्ट रूल्स टू फॉलो। हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये भी पता रहेगा कि किस हैजर्ड से बचने के लिए हमको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई पावर टूल का यूज कर रहे हैं, तो पावर टूल का यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या होना चाहिए, केबल इंटैक्ट होना चाहिए, सॉकेट इंटैक्ट होना चाहिए, जो पावर टूल हमारा है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए, गार्ड्स फिक्स्ड होने चाहिए। तो जब ये चीज उसको पता होगी तब तो वो चेक कर पाएगा ना। तो ये फायदा होता है कि उसको पता होता है वर्कर को व्हाट रूल्स दे हैव टू फॉलो। इसके साथ टू फोरसी इमरजेंसीज, वर्कर्स को ट्रेनिंग से ये भी मदद मिलती है कि किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसका वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
दे कैन जज बिफोर हैंड, वो क्या कर सकते हैं, बिफोर हैंड जज कर सकते हैं। हाँ वहां रख दीजिएगा। दे कैन जज बिफोर हैंड, वो बिफोर हैंड जज कर सकते हैं कि हाँ किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, और इन केस ऑफ दैट एक्सीडेंट हाउ आर वी सपोज्ड टू रिएक्ट, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। जैसे मेरे साइड पे हम लोग साइड पे वर्कर्स को ट्रेनिंग देते थे जब, तो मेरे साइड पे जब ट्रेनिंग देते थे वर्कर्स को इमरजेंसी की, तो वहां पे एक बात वर्कर्स को बताते थे कि अगर आप इमरजेंसी हॉर्न सुन रहे हैं, इमरजेंसी सायरन सुन रहे हैं, एंड इन दैट केस एट दैट मोमेंट इफ यू आर यूजिंग एनी पावर टूल, आप कोई भी पावर टूल यूज कर रहे हैं, यू हैव टू प्लग दैट आउट। आपको वहां से इवैक्यूएट होने से पहले उसको क्या करना है, खाली स्विच ऑफ नहीं करना है, स्विच ऑफ करके प्लग आउट करना है उसको, और फिर वहां से क्या करना है, आपको असेंबली पॉइंट जाना है। तो ट्रेनिंग की हेल्प से वो ये जान सकते हैं हाउ डू दे हैव टू रिएक्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसी, अलग अलग इमरजेंसी में उनको रिएक्ट कैसे करना होता है। ओके, एंड टू नो लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेनिंग के हेल्प से वर्कर को ये भी बता सकते हैं आप, वर्कर्स को ये भी जानकारी हो सकती है कि कहां तक उनको रुक जाना है जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्कर्स को कंफाइंड स्पेस में काम करना है, तो कंफाइंड स्पेस में उनको नहीं जाना है अनलेस अ परमिट इज ऑब्टेन, जब तक एक परमिट नहीं ले लिया जाता है। और परमिट वो नहीं इशू कर सकते, परमिट कौन इशू करेगा, परमिट इशूअर एंड ऑथराइज कौन करेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। तो उनको ये पता होता है कि कहां तक हमको जाने की अनुमति दी गई है और कहां पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है, इसके आगे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। इसके बियॉन्ड जाने के लिए आई नीड अप्रूवल फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन, हमको ऑथराइज्ड पर्सन से किसकी जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल वर्कर कोई मशीन यूज कर रहा है, अगर मशीन चलते चलते रुक गई, कोई खराबी आ गई, अजीब तरह का आवाज आने लगा, तो वर्कर को ट्रेनिंग में आप बता सकते हैं कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू एनी मेंटेनेंस वर्क इन एनी काइंड ऑफ मशीनरी। इसके लिए आपको वर्कशॉप लेके जाना होगा, और वहां पे जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन है और सर्टिफाइड मेंटेनेंस टीम जो है वो आपका मेंटेनेंस करके देगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन उनको पता होगा, तब तो वो फॉलो कर पाएंगे ना। दैट यू कैन कवर इन ट्रेनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई शुड ट्रेनिंग और व्हाई आर ट्रेनिंग गिवन टू वर्कर्स, वर्कर को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, इन सब कारणों की वजह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। टू नो देयर रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, ट्रेनिंग की हेल्प से वर्कर ये भी जान सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर उनकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे वर्कर की लीगल रिस्पांसिबिलिटी होती है कि काम करते वक्त अगर उनके साथ कोई भी नियर मिस होता है और माइनर इंजुरीज होती है, तो वर्कर क्या करेंगे, जाकर उसको रिपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली है ना। वर्कर कोई हैजर्ड ऑब्जर्व करते हैं तो उसको क्या करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, या उसको पहले तो कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, हैजर्ड को कंट्रोल करने की, एंड इफ इट इज अनकंट्रोलेबल बाय देमसेल्व्स दे विल रिपोर्ट इट टू देयर सीनियर्स, वो उसको अपने सीनियर को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। वर्कर्स की ये भी ड्यूटी होती है कि वो काम करते वक्त अपने हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप ट्रेनिंग में उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, यू कैन कवर दैट इन द ट्रेनिंग। ओके, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, ट्रेनिंग में इससे वर्कर को ये भी पता चलेगा कि अगर वो कोई लॉ तोड़ रहे हैं, लाइक सेफ्टी के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, इफ दे आर ब्रेकिंग दोज रूल्स, उनका असर उनके ऊपर क्या हो सकता है। देखिए, चूंकि ये बात पढ़ाई जाती है, आपको ये बात बताई जाती है कि वर्कर्स को डराना नहीं है, यू हैव टू एनकरेज वर्कर्स टू बिहेव सेफली एंड टू वर्क इन अ सेफ मैनर। आपको वर्कर्स को भी ऐसे ट्रेनिंग देनी है कि आप उनको सेफ मैनर में बिहेव करा सके। लेकिन अगर कोई मान ही नहीं रहा है बात, इन दैट केस डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द वर्कर। वर्कर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं आप, जिससे मेरे साइड का रूल क्या था, मेरे साइड में मैनेजमेंट ने रूल बनाया हुआ था कि कोई वर्कर अगर अनसेफ एक्ट करते हुए पाया जाता है तो आप वर्कर्स को नॉर्मली वर्बली ये समझा दीजिए कि भाई ये करना गलत है। आप छोटा सा ट्रेनिंग वहीं पे उसको दे दीजिए कि देखो आप ये जो काम कर रहे हो इस वजह से काम गलत है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपने बोल दिया, छोड़ दिया वर्कर को। लेकिन सेम वर्कर अगर दोबारा उसी तरह का कोई अनसेफ एक्टिविटी करते हुए पाया जाता है, आप उसको फॉर्मल नोटिस इशू कीजिए, फॉर्मल वार्निंग लेटर रिटन फॉर्मेट में, मतलब वर्कर्स की फोटो लेकर कि भाई एक्ट में ये पाया गया था, ये प्रूफ इसका है, और उसको एक वार्निंग लेटर दिया जाता है कि आपको इस एक्ट में पाया गया है, आप रिसीव कीजिए। वर्कर साइन करता था कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसा हुआ था, उस पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था, ठीक है, ये हो जाता था, फॉर्मल में आ जाता था। उसके बाद फिर दोबारा वही वर्कर अगर फिर से पाया जाता था अनसेफ एक्ट में, तो फिर उसको साइट से सस्पेंड किया जाता था या फिर उसकी सैलरी 1 या 2 दिन की विथहोल्ड की जाती थी। और बार बार अगर वायलेशन में पाया जाता था तो वर्कर्स को साइट से टर्मिनेट किया जा सकता है। ये एक साइट का रूल्स था। आपके मन में आएगा सर ऐसे टर्मिनेट कर देना, क्योंकि वर्कर जब अनसेफ एक्ट करता है सो ही इज नॉट जेपरडाइजिंग हिज ओन हेल्थ एंड सेफ्टी ओनली, वो खाली अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को रिस्क नहीं डाल रहा है, ही इज आल्सो रिस्किंग अदर्स हु आर वर्किंग नियर बाय। तो आप ऐसी एक्टिविटी को कैसे ऑथराइज कर सकते हैं, है ना। तो वर्कर को ये बात बतानी होती है इन योर ट्रेनिंग एंड whom टू रिपोर्ट एनी इशू। ट्रेनिंग की हेल्प से वर्कर को ये भी पता चल जाता है कि भाई अगर कोई इशू आता है, काम करते वक्त कोई हैजर्ड फेस करते हैं या कोई ऐसा वर्क एक्टिविटी है जो आपको उनको लग रहा है कि अनसेफ है, तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे, होम शुड दे गो,
तो रिपोर्ट सच इश्यूज, इन इश्यूज को रिपोर्ट करने के लिए उनको कहाँ जाना है। तो ये फायदा होता है किस चीज का, ट्रेनिंग में। इसी बुक में मतलब 3.2 जो एलिमेंट है इसके लास्ट में एक कवर किया गया चैप्टर, दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग वर्कर्स को दी जाती है जब नए वर्कर्स आते हैं साइट पर। व्हेन न्यू एम्प्लॉइज कम टू वर्क साइट टू जॉइन, दे आर गिवन हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें क्या क्या बातें वर्कर्स को बताई जाती हैं, इसके लिए एक वीडियो हमने बनाया हुआ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या टॉपिक कवर किया जाता है। वीडियो का लिंक अभी हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं उसको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ऐड कर दूंगा मैं। ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पर है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी। हर साइट पे जहां भी काम करने के लिए जाते हैं वहां पर आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी होती है। कमिटी में मेंबर्स होते हैं। कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स हो सकते हैं, पीपल फ्रॉम अपर मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, और इमीडिएट सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स हो सकते हैं। दे आर द पीपल जो एक जॉइंट कमिटी बनाते हैं। कमिटी में क्या होता है, डिस्कशन। कमिटी में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जा सकते हैं। कमिटी में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा की जा सकती है, जो प्रीवियस एक्सीडेंट्स हुए हैं। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के बारे में चर्चा की जा सकती है। वर्कर्स ने जो इश्यूज रेज किए हैं उन इश्यूज के बारे में चर्चा की जा सकती है ना। तो जनरली जो, और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के जो रिव्यूज है, रिपोर्ट्स है, उनको रिव्यू किया जा सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस पे चर्चा की जा सकती है, डिस्कस किया जा सकता है। आमतौर से जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी होती है, कमेटी मीटिंग, ये महीने में एक बार हुआ करती है जनरली, है ना। कोई अगर कंपनी चाहे तो महीने में 2 दिन भी कर सकती है, लेकिन जनरली कंपनीज में महीने में 1 दिन इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि किन टॉपिक पे हमको बात करनी है, और इसको एक पर्सन चेयर कर रहा होता है। एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन इसलिए होता है कि उसको इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि मीटिंग में सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स को ही रेज किया जाए। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी में हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही डिस्कस की जानी चाहिए, कोई और डिस्कशन नहीं कर रहा है, और सभी लोगों को बराबर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो आमतौर से जो चेयरपर्सन होता है इज फ्रॉम द अपर मैनेजमेंट, वो अपर मैनेजमेंट से होता है ताकि लोग उसकी बात माने। लोअर मैनेजमेंट से कोई होगा, पीपल विल नॉट फॉलो हिम और विल लिसन टू हिम, लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। आमतौर से जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो भी बातचीत हो रही होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ इज इट रिकॉर्डेड? वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है कि आज की मीटिंग में किन किन इश्यूज पे डिस्कशन किया गया था। खाली डिस्कशन नहीं होता है, एक्शन प्लान ड्रॉ करना होता है। अगर कोई इशू रेज किया गया है ना, लाइक इशू रेज किया गया कि प्रीवियस 2 महीने में हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू वर्क एट हाइट रिलेटेड एक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू ड्रॉ अप एन एक्शन प्लान, और कितने टाइम स्केल में करना है, और बाद में वो मिनट्स ऑफ मीटिंग सबके साथ सर्कुलेट किया जाता है। और जो एक्शन प्लान ड्रॉ किया गया है और जो आपको टाइम स्केल दिया गया है, उस टाइम स्केल में उस एक्शन प्लान को क्या करना होता है, इंप्लीमेंट भी करना होता है। दैट इज व्हाई अ हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड। तो ये हमारा 3.1 एंड 3.2 एलिमेंट कवर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.3 कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं।